हेलो दोस्तों, आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11वां लेक्चर आपके सामने ले आए हैं और जिसमें हमें हाइपर कंजुगेशन का भी थर्ड लेक्चर डिस्कस करना है। तो भाइयों, इस लेक्चर में हम इस खास चीज़ क्या करने वाले हैं, आज हम स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के बारे में पढ़ेंगे और हाइपर कंजुगेशन का रोल क्या है अल्कीन के अंदर, ये चीज़ देखेंगे। और आज इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम जो डील करने वाले वो चीज़ है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो कंसेप्ट है उसको हम आज क्लियर करेंगे। तो भाइयों, इस चीज़ को चालू करने से पहले पिछली वीडियो में आपको बता दें आपको क्या करवाया था। मैंने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देख लिया था कि हाइपर कंजुगेशन का रोल क्या था कार्बोकेटाइन के अंदर। हाइपर कंजुगेशन का रोल देखा था हमने फ्री रेडिकल के अंदर, और अल्कीन के अंदर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, हाइपर कंजुगेशन क्या रोल है, थोड़ा बहुत देख लिया था। आज यहाँ पे क्लियर करने के कुछ क्वेश्चन है, उसके करने के बाद फिर अपने मेन कंसेप्ट की ओर चलेंगे। तो भाइयों, कुछ क्वेश्चन पहले डील करेंगे। और कल मैंने आपको ये भी बता दिया था पिछले लेक्चर में कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे ब्रिज्ड हाइड्रोकार्बन्स कैसे रोल कर रहे थे। ब्रिज हाइड्रोकार्बन्स का हमने देख लिया था, ब्रिज हाइड्रोकार्बन्स हमने चेक किया था, ब्रिजिंग एटम पढ़ लिया था, ठीक है। ब्रिजिंग एटम कौन से होते हैं, ब्रिज्ड हेड क्या होते हैं, ब्रिज हेड पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस करती है, sp2 कभी भी नहीं कर सकती। तो ये सब हमने देख लिया था। तो आज हम आगे चलते हैं, रोल ऑफ हाइपर कंजुगेशन अल्कीन पर हाइपर कंजुगेशन का क्या रोल है। तो भाइयों, इस चीज़ को पहले करने से, इन क्वेश्चनों को करने से पहले एक चीज़ ध्यान में रख लेना कि बात वो है कि अल्कीन है, अल्कीन के एडजेसेंट पोजीशन पे अल्फा कार्बन होने चाहिए, अल्कीन के एडजेसेंट पोजीशन पे अल्फा कार्बन होना चाहिए, और अल्फा कार्बन के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन जरूर होनी चाहिए। तभी अल्कीन क्या करेगा, हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है, वरना नहीं करेगा। और भाइयों, एक चीज़ और है, स्टेबिलिटी का रोल है अल्कीन के अंदर। तो हमने कल पिछली वीडियो में देख लिया था, स्टेबल क्या होगा, जिसके पास जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आज देख लेते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर कंजुगेशन क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी पे अल्कीन यही है कि जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन बढ़ जाएगी। तो ए बी सी डी और ई में देखो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन होगा। तो इस डबल बॉन्ड के एडजेसेंट देखो कोई अल्फा कार्बन है, तो देख रहे हैं भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन तो है नहीं, अल्फा कार्बन तो है नहीं, तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो नो अल्फा कार्बन तो नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा कार्बन और नो अल्फा हाइड्रोजन, तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नो अल्फा कार्बन, तो कोई भी इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। इस पर जो इसमें चेक करो, एक अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन लग रहे हैं भाइयों। कितने हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें चेक करो, 2 अल्फा कार्बन है और 2 अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इस पर आ जाओ, कितने अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा कार्बन है, और कितने हाइड्रोजन है, 3 सभी पे हैं, मतलब 3 3 6 3 9 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे ही नहीं होंगे। इस कार्बन पे आ जाओ, 4 अल्फा कार्बन है और 4 अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच है। उनको काउंट करो, कितने होते हैं, 12 अल्फा हाइड्रोजन। तो इन पांचों में से स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, स्टेबिलिटी कौन सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगा, तो बताओ भाई। तो मैंने क्या बताया, जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबल क्या हो जाएगी, अल्कीन हो जाएगी, उतने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो भाइयों बताओ कौन सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन टेक प्लेस कर रहा है। तो भाइयों, इसके अंदर सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा तो ये हो गया। फिर एंड में देखो, 9 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, डी। फिर देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन, सी। फिर देखो बी में है, फिर आखिरी में ए है। तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्कीन आ गई इन पांचों में से। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने देख लिया, कोई दिक्कत हो तो इस कंसेप्ट में आ जाओ। इसमें बताओ भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी। तो देख सकते हैं, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन को देखना है। डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन कौन से होंगे, अल्फा कार्बन, ये एडजेसेंट है और ये एडजेसेंट है। 3 अल्फा कार्बन है और 3 अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन चेक करो, 3 हाइड्रोजन होंगे। और देखो ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3। किसी को दिक्कत आए अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने में, तो कार्बन की वैलेंसी चेक कर लेना। तो देख लो, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 3 सेटिस्फाई है, 1 2 3 और एक बच गई, तो मतलब 1 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, 3 और 1 4। और यहाँ पे देखो 2 सेटिस्फाई है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, 4 2 6। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है पी के अंदर। इस पे देखो, इस डबल बॉन्ड के अटैच देखो, ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, 3 3 6 7 8 9 10। कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 10 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। इस डबल बॉन्ड के अटैच देखो कौन कौन से हैं अल्फा कार्बन, ये 2 हैं, 3 यहाँ सेटिस्फाई, 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है।
तो भाइयों बताओ, अभी मैंने क्या बोला, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज़्यादा स्टेबल क्या हो जाएगी, अल्कीन हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में आएंगे, 10 में। अल्फा हाइड्रोजन क्यों में है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्यों। फिर किस में, 6 या 3, 6 वाले, मतलब पी देन आर। तो ये आपकी स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गई अल्कीन की। तो भाइयों ये चीज़ तो था कि जब अल्फा हाइड्रोजन सेम नहीं थे। अगर बाय चांस अल्फा हाइड्रोजन सेम आ जाए तो हम कैसे डिसीजन लेंगे कि ये स्टेबल अल्कीन है, वो स्टेबल अल्कीन है, तो वो भी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। हमें तो हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। IIT जैम हो गया, CSR नेट हो गया और गेट हो गया, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उन सभी को लिए हमें तैयार होना चाहिए। तो देखो एक क्वेश्चन ये रहा, तो इनमें बताओ कि स्टेबल अल्कीन कौन सी होगी, पी एंड क्यू में स्टेबल अल्कीन कौन सी होगी। तो बताओ भाइयों, पी एंड क्यू में स्टेबल अल्कीन कौन सी होगी। तो भाइयों देख सकते हैं, तो भाइयों इस चीज़ का ध्यान रखना, देखना भाइयों, पी और क्यू में डबल बॉन्ड के अटैच देखो, अल्फा हाइड्रोजन को, अल्फा कार्बन कौन कौन से, ये है, ये है। इस डबल बॉन्ड से अटैच कितने हैं, 2 अल्फा कार्बन है, दोनों पे 2 अल्फा कार्बन है, और दोनों पे ही यहाँ पे भी कितने, 2 4 हाइड्रोजन होंगे अल्फा, और इसके पे भी 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब तो बात फंस गई, यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन सेम आ गए, तो हम डिसीजन कैसे लेंगे। अभी तो क्या करते थे, जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज़्यादा स्टेबल अल्कीन हो जाती थी, पर अब तो यहाँ पे देख रहे हैं हमने अल्फा हाइड्रोजन सेम आ गए, तो हम कैसे डिसीजन लेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन कौन सा ज़्यादा स्टेबल अल्कीन होगा। तो भाई एक चीज़ देख सकते हैं, जो अल्कीन के जो कार्बन होते हैं, अल्कीन जो कार्बन होते हैं वो sp2 कार्बन होते ही नहीं होते। इस अल्कीन के भी sp2 कार्बन होंगे, sp2 कार्बन होंगे। तो भाइयों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है अल्कीन, अल्कीन के जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के जो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। तो भाइयों जो छोटी रिंग होती है, जो छोटी रिंग होती है उसमें 120 डिग्री बॉन्ड एंगल मेंटेन करना बड़ी ही मुश्किल बात होती है, और बड़ी रिंग के अंदर 120 डिग्री बॉन्ड एंगल लगभग आ जाता है। तो इन सब दोनों में से कौन सबसे बड़ी रिंग है, 5 मेंबर्ड वाली या 4 मेंबर्ड वाली। 5 मेंबर्ड वाली रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, क्यों, उसके अंदर 120 डिग्री एंगल लगभग अराउंड आ सकता है। तो इसमें देखो, देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल, और यहाँ पे इससे ज़्यादा होगा 90 डिग्री से ज़्यादा, मतलब लगभग अराउंड 120 डिग्री का अराउंड होगा इसका बॉन्ड एंगल। तो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, पी है क्यू। तो भाई ऑब्वियस ही बात है, पी इज ग्रेटर देन क्यू। तो भाई इस चीज़ का याद रखना, जब हमारे अल्फा हाइड्रोजन क्या आ जाए, सेम आ जाए, जब हमारे अल्फा हाइड्रोजन सेम आ जाए तो हम डिसीजन कैसे लेंगे, तब हम कंपेयर करेंगे रिंग को कि कौन सी मेंबर्ड की रिंग है। अगर 4 मेंबर्ड की रिंग है और 5 मेंबर्ड की रिंग है हमारे सामने, तो हम डिसीजन सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन बनाएंगे, 5 मेंबर्ड वाली रिंग को बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, उस चीज़ को मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है भाइयों। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं, बताना भाइयों कि इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सी होगी, इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सी होगी। बताओ भाई, पी और क्यू में से ज़्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सी होगी। तो देख सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट ये होंगी, इस डबल बॉन्ड के एडजेसेंट ये होंगे। तो चेक कर सकते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 1, मतलब टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ पे चेक कर सकते हैं 4 अल्फा हाइड्रोजन। कौन जीता भाइयों, अल्फा हाइड्रोजन की केस में कौन जीता, ये वाला जीता। तो ऑर्डर कौन सा होगा सबसे ज़्यादा, क्यू देन पी। तो भाइयों अल्फा हाइड्रोजन जरूर काउंट करेंगे, ये नहीं कि बड़ी रिंग और छोटे रिंग पे कूद जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है भाइयों, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, फिर अपने मेन कंसेप्ट पे चलेंगे। हीट ऑफ हाइड्रोलाइजेशन कंसेप्ट क्या है, उस चीज़ को हम समझेंगे, उस चीज़ को हम समझेंगे। तो भाइयों कल मैंने आपको ब्रिज्ड हाइड्रोकार्बन्स रिंग के बारे में बताया था, ब्रिज्ड हाइड्रोकार्बन्स रिंग के बारे में बताया था। तो चलो भाइयों इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि बताओ कि ये है, अगर जिन भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो देख रखी हो तो इसका आंसर बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं, और जिन भाइयों को नहीं देख रखी वो भाई बिल्कुल जाके देख के जरूर आए, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन तभी हो सकते हैं जब वो कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाए थे, ठीक है भाइयों। ये और आखिरी क्वेश्चन है, बताओ भाई इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल
कौन सी अल्कीन होगी? तो बताओ इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी अल्कीन होगी? डबल बॉन्ड देख लो कहाँ कहाँ पर है, देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो आ जाओ देखते हैं। ए, बी, सी और डी में सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सी होगी? तो देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखो कौन कौन से अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन होगा, ये अल्फा कार्बन होगा और ये अल्फा कार्बन होगा, हाँ या ना? अल्फा कार्बन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। तो देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो आ जाओ इस पे देखो, इसके अराउंड देखो ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, इसके अराउंड देखो ये अल्फा, ये अल्फा और इसके अराउंड देखो ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। तो बताओ भाई, बताओ। तो देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पर है? ये चीज, ये जो होता है ब्रिज्ड हेड होता है अपना, ये हमारा ब्रिज्ड हेड होता है और ये हमारा ब्रिजिंग एटम होता है। ये हमारा क्या होता है? ब्रिजिंग एटम होता है, ब्रिजिंग एटम। और कल मैं आपको पिछली वीडियो में मैंने ये चीज क्लियर कर रखा है कि ब्रिज्ड हेड पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ब्रिज्ड हेड पर जो कार्बन होता है वो कैसा होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और यहाँ पे देखो भाइयों ब्रिज्ड हेड पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। क्यों? अल्कीन के जो कार्बन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और ये पॉसिबल ही नहीं है ब्रिज्ड हेड पर कभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी sp2, दोनों ही ब्रिज्ड हेड पे है। तो ये तो सबसे अनस्टेबल हुए। बाकी अभी चेक करेंगे इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, वो भी है, फैक्ट है। पहले इन दोनों पे आओ आप। तो देख सकते हैं कि ये हटाओ एक मिनट, ये नहीं है अपना, और ये है हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है भाई, इसमें बताना सी और डी। चलो भाई, तो देख सकते हैं सी में देखो डबल बॉन्ड का यहाँ प्रेजेंट है, ब्रिज्ड हेड पे प्रेजेंट नहीं है। तो भाई इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अल्फा कार्बन होगा, ये अल्फा कार्बन होगा। तो भाई देखो ब्रिज्ड हेड पे जो अल्फा कार्बन होते हैं तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे, और जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो कैसे होते हैं फॉर्म में? वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो इनएक्टिव अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ये वाले एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन होंगे, एक्टिव। और इस अल्फा कार्बन ने 3 बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब एक अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, और ये तो काम ही नहीं करेंगे। दूसरा अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी तो अल्फा हाइड्रोजन है पर ये तो इनएक्टिव फॉर्म है, हाइपर कॉन्जुगेशन में रोल ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर ये रोल करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर ये अल्कीन को स्टेबलाइज करेगा। पर डबल बॉन्ड बनते ही ये ब्रिज्ड हेड मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? ये ब्रिज्ड हेड क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये इनएक्टिव फॉर्म में, ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट होगा। तो यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन, इस पे देखो इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखो एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, एक अल्फा हाइड्रोजन ये है ना? तो देख सकते हैं यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ पर कितने होंगे? 1 2 3, एक अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने टोटल अल्फा हाइड्रोजन? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? डी और सी में सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सा हुआ? डी और सी में सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ डी हुआ, डी सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ एज कम्पेयर टू सी। अब ए और बी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिजिंग एटम 1 है, यहाँ पर ब्रिजिंग एटम 2 हैं। तो भाइयों sp2 हाइब्रिडाइजेशन को कितना बॉन्ड एंगल चाहिए? 120 डिग्री बॉन्ड एंगल चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया और पिछले कंसेप्ट में आपको पूरी अच्छी तरह से क्लियर कर रखा है कि ब्रिजिंग मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं तो वहां पर 120 डिग्री पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो इसमें 120 डिग्री मेंटेन हो सकता है, इसमें 120 डिग्री मेंटेन नहीं हो सकता। तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल हुई? इन दोनों में से बी ज्यादा स्टेबल हुआ एज कंपेयर टू ए। तो ये हमारी स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गई अल्कीन की, ये हमारी स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गई अल्कीन की। तो भाइयों एक चीज याद रखना, जितने ब्रिजिंग एटम बढ़ जाएंगे वहां स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ ब्रिजिंग एटम 1 है, वहाँ ब्रिजिंग एटम 2 है, तो यहाँ पर 120 डिग्री मेंटेन होना। क्यों? रिंग क्या हो जाती है? फ्लेक्सिबल हो जाती है, फ्लेक्सिबल रिंग हो जाती है, तो 120 डिग्री मेंटेन करना ईजी हो जाता है, और इसमें मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो अब आ जाते हैं अपने मेन कंसेप्ट के ऊपर, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है। तो भाइयों आ जाओ, हाइड्रोजनेशन का मतलब बताओ पहले क्या होता है? हाइड्रोजनेशन का मतलब बताओ क्या होता है भाइयों? हाइड्रोजनेशन, तो भाई हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड होना।
हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज अ हाइड्रोजनेशन। तो देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O CH3H CH3। तो भाइयों हाइड्रोजन का ऐड होना H2। तो ये इस चीज को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजिनेशन। अब हम अपने मेन कंसेप्ट में चल रहे हैं, क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है क्या, उस चीज को समझने जा रहे हैं। क्या भाइयों, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो अल्कीन में हाइड्रोजन का ऐड करवा देना, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। उसको क्या बोलते हैं भाइयों हम, हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजन ऐड करवा दो। तो भाई आ जाओ, C डबल बॉन्ड C CH3H, एक H यहाँ पर लगा दिया, और ये H, ये CH3 और H लगा दो भाई, जो ऐड हुए हाइड्रोजन है, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर। तो हाइड्रोजन ऐड करवा दिया। जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो उस टाइम एक एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है भाइयों, एनर्जी रिलीज होती है। और जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को बोलते हैं हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। उसी एनर्जी को बोलते हैं हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में जब एनर्जी रिलीज होती है, ये डबल बॉन्ड हट जाता है, डबल बॉन्ड टूटेंगे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे, तो एक एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी रिलीज जो हुई है एनर्जी रिलीज, उसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो इसमें क्या है, देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या हुआ, डबल बॉन्ड ब्रेक हुए, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुए, दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए, तो पाई बॉन्ड ब्रेक, और जिसकी वजह से क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए, और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए, और उस टाइम क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, तो भाइयों एनर्जी रिलीज हुई। और एनर्जी किस रिएक्शन में रिलीज होती है, उस रिएक्शन में रिलीज होती है जो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक हो। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे डेल्टा H क्या होता है, नेगेटिव होता ही नहीं होता। और भाइयों जो एनर्जी रिलीज हुई है उसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो आपको समझ में आ गई होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब करवाते हैं तो पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, पाई बॉन्ड ब्रेक हुए और दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए, और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी रिलीज जो होती है उसी को बोलते हैं हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे हमारे हाइपर कंजुगेशन कंसेप्ट वेरी कर रहा है, उस चीज को क्लियर करते हैं। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं भाई, उस चीज को ध्यान से समझना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो भाई ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो देख सकते हैं, तो इस चीज को पहले ध्यान रखना। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता क्या है पहले। तो एक चीज याद रखना, जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, स्टेबिलिटी के। अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज, हाई स्टेबल हुआ तो लोअर विल बी इट्स हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, लोअर विल बी इट्स HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और स्टेबिलिटी लो हुई तो हाइयर हो जाएगी इसकी HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजन। तो दो चीज याद रखना, अगर स्टेबिलिटी हाई तो इसकी क्या हो जाएगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी लो होगी तो इसकी क्या हो जाएगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हाइयर हो जाएगी। तो इस चीज याद रखना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आज इसके बेस्ड क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें ये हमारी बातें बिल्कुल जहन में ढल जाए। तो आ जाओ भाई, तो देखो ये समझो हमारी अल्कीन है, सपोज मानो ये हमारी डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है, ठीक है भाई। तो आ जाओ ABCD, ठीक है भाई। और इस A की जो डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है 100 किलो जूल,
ठीक है भाई। इसकी 150 किलो जूल 150, इसकी 50 किलो जूल और 25 किलो जूल। तो भाई बताओ किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बताओ, किस अल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी? तो भाई अभी मैंने क्या बताया? स्टेबिलिटी मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो भाइयों यहाँ पर तो हम अल्कीन की स्टेबिलिटी को तो चेक नहीं कर सकते, यहाँ पर हम अल्कीन की स्टेबिलिटी को नहीं चेक कर सकते कि ABCD में कैसे बताएं कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो हम क्या चेक करेंगे? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा अल्कीन। तो भाइयों जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एल्कीन, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगी। तो चेक करेंगे, तो हम इस नेगेटिव साइन पे नहीं जाएंगे, हम सीधा मैग्नीट्यूड पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड पे देखो भाइयों कि इसकी कितनी है 100, इसकी 150, इसकी 50 और इसकी 25। तो देख सकते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वैल्यू सबसे कम किसकी होती है? जो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन होती है। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वैल्यू सबसे ज्यादा हाई किसकी होती है? जो सबसे कम स्टेबल एल्कीन होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है सबसे ज्यादा ये है, मतलब ये सबसे लेस स्टेबल एल्कीन है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी है? ये। तो यानी मोर स्टेबल एल्कीन है। तो भाइयों स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन क्या होगी? अल्कीन की स्टेबिलिटी बताओ। अल्कीन की स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन बताओ। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा डी। फिर कौन होगा? 25 के बाद 50 आ रहा है, 25 के बाद 50 ही सबसे छोटी वैल्यू मतलब सी, और इसके बाद 100 है मतलब ए देन बी। ये हमारी क्या आ गई? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो भाइयों हमने यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की हेल्प से हमने अल्कीन स्टेबल बताया। स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी? अल्कीन की। अगर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन दे रखी हो तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछ लेते हैं। तो भाइयों ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इन चीजों का ध्यान रखेंगे। ठीक है भाइयों, तो हमने क्या देखा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से हमने स्टेबिलिटी बताई अल्कीन की, हीट ऑफ हाइड्रोजन से स्टेबिलिटी बताई अल्कीन की। अब आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो बताओ भाई, मैच करो, छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये है एक क्वेश्चन, ये है, और एक क्वेश्चन ये है, ये है। ठीक है भाई, ABCD, और यहाँ पे इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दे रखी है इन सभी की 200 किलो जूल और -300 किलो जूल, 150 किलो जूल, और आखिरी है 450 किलो जूल। तो भाई बताओ कि ये हमारी P है, ये हमारी Q है, ये है R, ये है S। तो बताओ, मैच करो किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, किस अल्कीन की कौन सी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। तो भाइयों देख सकते हैं, पहले स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन देखो। तो भाई एक चीज क्या याद रखना, जो सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम। स्टेबल अल्कीन, जितनी ज्यादा स्टेबल अल्कीन, अभी मैंने बोला स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। जितनी ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी कम होगी, और जितना कम स्टेबल अल्कीन होगी उतना ही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसकी हाई होगी। तो स्टेबिलिटी देखो, यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ये 12 अल्फा हाइड्रोजन ले रहा है, 4 अल्फा कार्बन है, 12 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे सिर्फ एक मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे देख सकते हैं 3 अल्फा कार्बन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 2 है 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो देख सकते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सी हुई? ये 12 अल्फा हाइड्रोजन है ना, मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा ये, देन ये, देन ये, देन ये। ठीक है, तो देख सकते हैं ये सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन है, तो इसकी सबसे लोअर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। तो सबसे लोअर कौन सी दिख रही है इन सब में? माइनस साइन पे बन जाना, मैग्नीट्यूड पे जाओ, 150, 200, 300, 450। तो भाइयों ये हो सकती है, नहीं हो सकती? तो
सी की जो मैच करेगा आर से कर रहा है, सी मैच विद आर। अब देखते हैं 9, 150 के बाद सबसे छोटी कौन सी बची 200, ये इसकी, फिर आती है 6 अल्फा हाइड्रोजन, फिर इससे छोटी कौन सी हुई, इससे छोटी कौन सी हुई 300, और डी की किससे हुई, ये देखो। तो ये हमने मैच कर दी। ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ये तो क्वेश्चन बनाए हैं, बाकी हमें तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का ही रोल देखना था, दोनों देख लिया हमने कैसे होगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग अल्कीन। अब क्वेश्चन है कंपेयर द फॉलोइंग अल्कीन। अल्कीन को कंपेयर करो भाई, कौन कौन सी अल्कीन है देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, CH3। ठीक है भाई। A, B और C में बताओ कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन है। A, B, C। कंपैरिजन मतलब स्टेबिलिटी की बात आती है। तो देख सकते हैं इस अल्कीन के एडजेसेंट कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा कार्बन, सो नो अल्फा हाइड्रोजन। इस पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, और एक अल्फा हाइड्रोजन पे कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। एक अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। इस पे देखो 2 अल्फा कार्बन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन। कौन सा ज़्यादा स्टेबल अल्कीन होगी, C, देन B, देन A। ये हमारी क्या आ गई, स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गई। ठीक है भाइयों, अब आ जाओ इसको कंपेयर करो। और भाइयों इस क्वेश्चन में स्टेबिलिटी तो हमने चेक कर ली, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो अभी हमने क्या देखा, सबसे ज्यादा स्टेबल C, देन B, देन A। तो सबसे ज्यादा स्टेबल C है, तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन सबसे लो होगी, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, A, देन B, देन C। तो भाइयों हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑर्डर क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है भाई, स्टेबिलिटी का उल्टा क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑर्डर। ठीक है भाई, अब आ जाओ इसी को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते रहो, क्वेश्चन करते रहो, कंसेप्ट मजबूत हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ये रहा, जिसने ब्रिज्ड हाइड्रोकार्बन्स की जो मैंने पिछले लेक्चर जो पढ़ाया था वो देख रखा हो, उसको इसमें दिक्कत नहीं आने वाली इस क्वेश्चन में। और भाइयों जिनको दिक्कत आ रही है वो जरूर अपने साथ धोखा ना करें, पिछली वीडियो जरूर देखें। ठीक है भाई, अब बताओ A, B और C में स्टेबिलिटी बताओ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑर्डर भी बताओ। तो देख सकते हैं डबल बॉन्ड देखो और अल्फा कार्बन देखो, अल्फा कार्बन देखो, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, यस या नो। डबल बॉन्ड में कौन कौन से अल्फा कार्बन होंगे, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। तो देख सकते हैं भाइयों यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो ब्रिज्ड हेड पे है, और ब्रिज्ड हेड पे डबल बॉन्ड बन रहा है, मतलब sp2 कार्बन होंगे, और ब्रिज्ड हेड पर sp2 कार्बन कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो भाइयों यहाँ पे सारे एक अल्फा हाइड्रोजन क्या हैं, यहाँ पे सारे सारे, यहाँ पे तो कोई हाइपर कंजुगेशन ही नहीं होगा, हाइपर कंजुगेशन ही नहीं होगा। तो भाइयों नो हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे आओ, यहाँ पे देख सकते हैं डबल बॉन्ड, इसके पास ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। तो भाइयों देख सकते हैं यहाँ वाले अल्फा कार्बन अपने अल्फा हाइड्रोजन डोनेट करेंगे, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोजन है। तो भाइयों देखो ये अपने अल्फा हाइड्रोजन डोनेट करेगा, अपने हाइपर कंजुगेशन करेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गए, तो फिर दोबारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, और ब्रिज्ड हेड पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन कभी भी हो नहीं सकती। तो भाइयों ये जो अल्फा हाइड्रोजन कैसे हैं, इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, और ये वाले एक्टिव हैं भाइयों, इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर सिर्फ ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन है। और देख सकते हैं यहाँ पे भी A और C में देख सकते हैं कि ब्रिज्ड हेड पर अल्कीन जो डबल बॉन्ड बने हैं दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब देखते हैं इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो अभी मैंने पिछला केस जो पढ़ाया कि इसमें एक ब्रिज्ड कार्बन है, यहाँ पे 2 ब्रिजिंग एटम है, यहाँ पे एक ब्रिजिंग एटम है, वहाँ पे 2 ब्रिजिंग एटम है, और एक ब्रिजिंग एटम के अंदर 120 डिग्री एंगल मेंटेन नहीं हो पाता। यहाँ पे 2 ब्रिजिंग एटम है, फ्लेक्सिबल रिंग हुई तो 120 डिग्री
मेंटेन हो सकता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ये, तो बी सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन सी, देन ए। तो ऑर्डर क्या हो गया स्टेबिलिटी का, बी देन सी देन ए। तो हीट ऑफ हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा कम होगी, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो सबसे कम किसकी होगी, बी की, देन बी की, देन सी की, देन ए की। तो ये हमारी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये हमारी स्टेबिलिटी, ये हमारी स्टेबिलिटी, ये हमारी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर हो गया। ठीक है भाइयों, अब आ जाओ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के कुछ 3-4 केसेस हैं, उनको हमें डिस्कस करना है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के कुछ 3-4 केसेस हैं, उनको हमें डिस्कस करना है। देखते रहो भाइयों। तो देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के केस नंबर फर्स्ट जो हमने देख लिया, केस नंबर फर्स्ट यही था भाइयों, केस नंबर फर्स्ट यही था कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो भाई ये चीज हमने देख लिया कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन पे कैसे वेरी कर रहा था, यही हमारा केस नंबर फर्स्ट था। अब आ जाओ केस नंबर सेकंड पे चलते हैं। कौन से, केस सेकंड पे। तो भाइयों देखो केस सेकंड में देखो, अगर अल्फा हाइड्रोजन इक्वल आ जाए, केस सेकंड कब लगेगा, इफ अल्फा हाइड्रोजन बिकम्स इक्वल, अगर अल्फा हाइड्रोजन इक्वल आ जाए तो दो फैक्टर आते हैं, दो फैक्टर डिस्कस करेंगे। अगर हमारे अल्फा हाइड्रोजन इक्वल आ जाते हैं तो दो फैक्टर डिस्कस करेंगे, एक होगा चार्ज फैक्टर, एक होगा स्टेरिक फैक्टर, तो दो फैक्टर को डिस्कस करेंगे। कब डिस्कस करेंगे, जब हमारे अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, इक्वल आ जाएंगे। जब हमारे अल्फा हाइड्रोजन इक्वल आ जाएंगे तो हमें दो फैक्टर डिस्कस करने पड़ेंगे, पहला है चार्ज फैक्टर, दूसरा है स्टेरिक फैक्टर। आओ कैसे रोल करता है उस चीज पे देखते हैं। तो देख सकते हैं, आ जाओ, एक ये है क्वेश्चन, एक ये है और एक ये है। ए, बी और सी में बताओ कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगा, ए, बी, सी में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन होगा। तो देख सकते हैं ए, बी और सी में देख सकते हैं कितने अल्फा कार्बन है, 2 अल्फा कार्बन, इसमें भी 2 अल्फा कार्बन, इसमें भी 2 अल्फा कार्बन, तो 2 अल्फा कार्बन है। सभी के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन और इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, तीनों के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, तीनों पे ही 6 अल्फा हाइड्रोजन और तीनों का ही केस खराब हो गया। तो भाइयों अगर अल्फा हाइड्रोजन इक्वल आ जाते हैं तो हमें केस नंबर सेकंड को डील करना पड़ता है, जिसमें हमें दो चीज को चेक करना है। पहला क्या चेक करना है, चार्ज फैक्टर को चेक करेंगे, दूसरा चेक करेंगे स्टेरिक फैक्टर को। पहला चार्ज फैक्टर को, दूसरा स्टेरिक फैक्टर को। तो भाइयों इस चीज पे आ जाओ, इस चीज को आ जाओ, एक एक करके डिस्कस करेंगे। थोड़ा ये उड़ा दूं। तो पहला जो केस चेक करने जा रहे हैं हम, कौन सा केस है, चार्ज फैक्टर, चार्ज फैक्टर। तो आ जाओ भाई इसके अंदर देखेंगे, किसके अंदर, थोड़ा बड़ा सा देखो, ये है C, ये H, ये H, ये H, और इसको अभी एक से ही समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक के अंदर आ जाओ तो देख सकते हैं ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर आएंगे, ये यहाँ चढ़ जाएगा, ये यहाँ चढ़ जाएगा और कुछ ऐसा दिखेगा। हमने हाइपर कॉन्जुगेशन सीख ली थी पिछले वीडियो में, पिछली वीडियो लेक्चर में हमने देख लिया था कि अल्कीन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है, ये हमने क्लियर कर लिया था। और नहीं होगा तो यहाँ पे देख लो, आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाइयों, देखो भाई, तो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, मतलब यहाँ पे कौन से डिग्री वाला कार्बन आयन बन रहा है, यहाँ 1 डिग्री कार्बन आयन बन रहा है ना, हाँ है ना भाइयों, यहाँ 1 डिग्री कार्बन आयन बन रहा है। सेकंड के अंदर देखो, सेकंड स्ट्रक्चर कैसा था, ऐसा था कुछ, तो CH, अगर ये हाइड्रोजन छोड़ता है, ये हाइड्रोजन छोड़ता है तो भाइयों कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, नहीं बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड उठेंगे, यहाँ पे नेगेटिव, और ये कुछ यहाँ पे जो कार्बन बनाए, कार्बन आयन बनाए वो 2 डिग्री कार्बन आयन बनाए, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन आयन है। और थर्ड जो केस है उसको हम देखने जा रहे हैं। थर्ड जो केस था वो कुछ ऐसा था या नहीं था, ये वाला, यहाँ पे जो कार्बन होंगे उसके पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे
और ये अपने हाइपर कंजुगेशन के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये यहाँ पे चढ़ जाएंगे और कुछ ऐसा कुछ बनेगा H पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड और इस पे नेगेटिव और इस पे, ठीक है। तो भाइयों ये कुछ बनेगा और यहाँ पे भी जो कार्बोनाइन बने 2 डिग्री। तो भाइयों कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी हमने देखी थी, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी देखी थी। तो ये जो कार्बोनाइन है ये 1 डिग्री, तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी हमने हाइपर कंजुगेशन से चेक कर चुके हैं। सबसे पहले ही क्या होती है कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। तो 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बोनाइन एज कम्पेयर टू 2 डिग्री देन 3 डिग्री। तो 1 2 डिग्री 1 2 डिग्री कौन सा ज़्यादा स्टेबल हुआ? ए सबसे ज़्यादा स्टेबल हो चुका है, ए सबसे ज़्यादा स्टेबल हो चुका है बी और सी से। तो चार्ज फैक्टर से तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि ए सबसे ज़्यादा स्टेबल है बी और सी से। पर बी और सी में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? तो हमने 2 फैक्टर डिस्कस करने थे। पहले चार्ज फैक्टर से तो ये तो क्लियर हो गया ए जो मॉलिक्यूल है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? 1 डिग्री कार्बोनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। बी और सी में कैसे पता करेंगे? तो बी और सी में सेकेंड आ जाता है स्टीयरिक फैक्टर। स्टीयरिक फैक्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टीयरिक फैक्टर देख सकते हैं भाइयों, यहाँ पे जो इसे हटाओ, यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है ये अपोजिट है, ये ट्रांसफॉर्म है और ये हमारी सिस फॉर्म है। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो कुछ ज़्यादा क्लोज है, तो यहाँ पे क्या होगा? स्टेरिक रिपल्सन होगा और यहाँ पे कम स्टेरिक रिपल्सन होगा, है ना। तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन ज़्यादा है, यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन कम है। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? जहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन कम होगा। हर मॉलिक्यूल चाहता है मैं कम स्टेबल रहूँ, मतलब लीस्ट स्टेबल रहूँ, लीस्ट रिपल्सन हो तो कम से ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रहना चाहेगा हर कोई मॉलिक्यूल। क्यों? उसके अंदर रिपल्सन सबसे कम होगा तभी ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा है, यहाँ पर रिपल्सन कम है, कौन सा ज़्यादा जीता? सी या ए? बी। तो बी सी जीता और एज कम्पेयर टू बी। तो ये क्या आ गई? स्टेबिलिटी ऑर्डर। पहले फैक्टर से था हमने क्लियर किया ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। स्टेरिक फैक्टर से पता चला सिस फॉर्म सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है एज कम्पेयर टू, सिस फॉर्म सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है भाइयों, सिस फॉर्म सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, सिस फॉर्म सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। बी ज़्यादा है, ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके अंदर रिपल्सन कम है, इसके अंदर रिपल्सन ज़्यादा है। तो भाई रिपल्सन जिसमें कम होगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, बी में सबसे कम है, मतलब ट्रांसफॉर्म के अंदर कम है, सिस फॉर्म में ज़्यादा है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये आ गई। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगी? सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए, यस या नो? जितना ज़्यादा स्टेबल अल्कीन उतना कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वैल्यू। क्लियर है भाई? क्लियर है? तो ये चीज़ थी जिनको हमें डील करनी थी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बस इतना सा छोटा मोटा टॉपिक था। अब आ जाओ इसके ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं कि दिक्कत ना आए, तो भाइयों यही था जिसको हमें डील करना था। अगर अल्फा हाइड्रोजन इक्वल आ जाए, केस सेकंड यही था, अगर अल्फा हाइड्रोजन इक्वल आ जाए तो हमें 2 चीज़ चेक करनी है। पहली क्या है? चार्ज फैक्टर के थ्रू, दूसरी क्या है? स्टेरिक फैक्टर के थ्रू। चार्ज फैक्टर देख लिए, स्टेरिक फैक्टर देख लिए, दोनों क्लियर है, तो इस चीज़ का याद रखना। अब आ जाओ अपने थर्ड केस पे चलते हैं, केस थर्ड। तो भाइयों केस थर्ड है साइट ऑफ रिएक्टिविटी, साइट selectivity, साइट ऑफ selectivity of alkene, selectivity of alkene, अल्कीन में साइट का सिलेक्टिविटी करेंगे। ठीक है भाई, इस चीज का देखना है। तो भाई यहां देखो, एक अल्कीन हमारे पास ये है, एक अल्कीन हमारे पास ये है, एक अल्कीन ये है और एक अल्कीन ये है। तो बताओ भाई कहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ज़्यादा होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना पसंद करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना पसंद करेगा। ये जो अल्कीन है वो सिमेट्रिकल है, ये जो अल्कीन है वो सिमेट्रिकल है, और ये जो अल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल। तो भाइयों बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक पसंद करेगा? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, इस कार्बन पे अटैक कर सकता है। क्यों? यहाँ पे दोनों जगह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी स्टेबल है, दोनों जगह बराबर हो रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहीं पे भी अटैक मार सकता है इस केस में। इसमें देखो इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पे जाएगा या इस कार्बन पे जाएगा? मेरे हिसाब से तो भाइयों इस कार्बन पे जाएगा। कैसे गया उस चीज़ को देखो भाइयों। देखो भाई यहाँ पे
ये हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन के थ्रू स्टेबल करेगा तो कुछ ऐसी फॉर्म बनेगी। हाइपर कंजुगेशन से ये बनेगा C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C नेगेटिव H। तो देख सकते हैं भाइयों कि ये जो कार्बोनाइन है, कार्बोनाइन में इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर। और भाइयों जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल को इस जगह पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा दिखेगी, इस पे अटैक मारेगा, इस पे अटैक मारेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक मारेगा, इस कार्बन पे। तो भाइयों यही है साइड सिलेक्टिविटी ऑफ अल्कीन, साइड सिलेक्टिविटी ऑफ अल्कीन। तो इलेक्ट्रोफाइल उस जगह अटैक मारेगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उसे दिखेगी। ठीक है भाइयों, तो आ जाओ इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। तो भाइयों जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे तो सिमेट्रिकल था तो कोई दिक्कत नहीं। अनसिमेट्रिकल जैसे ही हुआ अल्कीन वैसे ही वहाँ पे कंपटीशन होगा, इस कार्बन पे अटैक मारेगा, इस कार्बन पे अटैक आएगा, अटैक वहाँ पर होगा जहाँ पर अल्कीन के जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। अल्कीन डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पे अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो अब बताओ भाइयों, इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, किस पे अटैक अच्छा होगा, बताओ भाई। तो देख सकते हैं ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना। और हमने क्या बताया था, बारी बारी से तीनों अल्फा हाइड्रोजन, इस पे 3 है तो तीनों अल्फा हाइड्रोजन बारी बारी से आप स्टेबल करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 हैं, ये भी 2 बारी बारी से अल्फा हाइड्रोजन दोनों ही स्टेबल करेंगे। तो भाइयों यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन 2 बार स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। इसकी स्टेबिलिटी अगर ये इधर से अपने हाइड्रोजन डोनेट करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, और अगर इधर से करते हैं तो इधर नेगेटिव बनेगा, है ना। इधर से करेंगे तो इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। तो भाइयों इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इधर भी बढ़ेगी, इधर भी बढ़ेगी, पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ेगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, या 2 अल्फा हाइड्रोजन या 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये 2 अल्फा हाइड्रोजन वाले बढ़ाएंगे इस जगह, और 3 अल्फा हाइड्रोजन वाले बढ़ाएंगे इस जगह। क्यों नहीं बढ़ाएंगे, ये हाइड्रोजन यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज इधर, है ना भाइयों। देखो यार, देखो CH3 CH2 C, देखो भाई ये अपने हाइड्रोजन यहाँ छोड़ेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और ये नेगेटिव चार्ज उठेगा यहाँ लग जाएगा। तो भाइयों यहाँ पर तो ऐसे ही दोनों जगह करने हैं, टेंशन मत लो। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पर होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इधर होगा, ना कि इधर होगा। तो ये स्टेबिलिटी साइड सिलेक्टिविटी याद रखना, अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पर होगा, इस चीज़ पे ध्यान देना भाइयों। ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान देना। तो आ जाओ भाई, इसमें बताओ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पर होगा, इसमें बताओ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा। तो देख सकते हैं अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पे है। और भाइयों 3 मतलब टोटल कितने हैं इस साइड वाले, 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। 6 और 3 में कौन जीतेगा भाइयों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये बढ़ाएंगे, और ये वाले अल्फा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ बढ़ाएंगे। तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, जिस साइड पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों मिलकर एक ही जगह बढ़ाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आना पसंद करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आना पसंद करेगा, ए पोजीशन पे या बी पोजीशन पे। तो बी पे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ए पे। ठीक है भाइयों, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आना पसंद करेगा, कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आना पसंद करेगा, बताओ भाई। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आना पसंद करेगा, ए पे या फिर बी पे, ए पे या फिर बी पे। तो देख सकते हैं बी वाले जो कार्बन है इस पे कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, इस पे 2 अल्फा कार्बन है। हाँ भाई, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये अल्फा कार्बन कहाँ बढ़ाएंगे, इस जगह बढ़ाएंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि वहाँ पे तो है ही नहीं।
तो ए जो पोजीशन है, बी पोजीशन है, किस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारना पसंद करेगा? बी पे मारना पसंद करेगा, क्योंकि दोनों जगह पे अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे डोनेट करेंगे? इस जगह पे। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बी पे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ए पे। ठीक है भाइयों, ये तो था साइट ऑफ सिलेक्टिव अल्कीन, साइट ऑफ सिलेक्टिव अल्कीन का केस था। ये तो साइट सिलेक्टिव ऑफ अल्कीन का केस था जिसे हमें ने डील कर लिया। एक नेक्स्ट केस है जिसे हम पढ़ने वाले हैं, केस नंबर 4, उसका नाम है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन। क्या है भाइयों? रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन, अल्कीन की रिएक्टिविटी पे आ जाओ भाइयों। तो भाई बताना है कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्कीन होगा। तो भाइयों इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो सबसे ज़्यादा, जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की रिएक्टिव होगा या नहीं होगा? तो भाई आ जाओ, एक अल्कीन ये है, एक ही अल्कीन है। तो इतना याद रखना भाइयों, हाइपर कंजुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। अभी हमने देख लिया इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहाँ पर होगा, पर अब देखने वाले हैं कि कहाँ पर फास्ट होगा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो भाई अभी हमने देखा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक भी ज़्यादा होगा। तो देख सकते हैं अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये सिमेट्रिकल है अल्कीन, सिमेट्रिकल है। कैसे है बताता हूँ। यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, तीनों अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। और ए और बी पोजीशन समझ लेते हैं, ए पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, और ये वाले अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, दोनों ही एक जगह 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रोफाइल ए और बी पे कहीं पे भी अटैक मार सकता है, क्योंकि दोनों जगह ही इलेक्ट्रॉन का बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैलेंस्ड है। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी? ए पे या बी पे? तो भाइयों मेरे को तो ए पे दिख रही है, ए पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी नहीं होगी हाइपर कंजुगेशन थ्रू। तो भाइयों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ए इज ग्रेटर देन बी। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहाँ पे होगा? तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्कीन कौन होगा? ये होगा, ये होगा। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये होगा। ठीक है भाइयों, ये था रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन जिसको हमें डिस्कस करना था। ठीक है भाइयों, नोट कर लो। तो आ जाओ भाइयों, इस कंसेप्ट के ऊपर और थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं, जिसकी वजह से हमारा कंसेप्ट मजबूत हो और मज़ा भी आएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन भी हमारे से हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो ये भी चीज़ तो हमें क्लियर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना भाइयों। तो आओ कि बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करना पसंद करेगा? CH3 डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करना पसंद करेगा? इस वाले डबल बॉन्ड पे, इस वाले डबल बॉन्ड पे, कहाँ पे पसंद करेगा भाइयों इलेक्ट्रोफाइल अटैक? ए पे या बी पे? तो देख सकते हैं ए पर इस डबल बॉन्ड पे ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इस वाले डबल बॉन्ड पर अटैक करना पसंद करेगा इस वाले पे? बताओ भाई। देख सकते हैं यहाँ अल्फा कार्बन और इस वाले डबल बॉन्ड से ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, और इस वाले डबल बॉन्ड से सिर्फ ये और ये, मतलब 2 ही अल्फा कार्बन, और इस वाले डबल बॉन्ड से, इस वाले डबल बॉन्ड से 1 2 3 4, 4 अल्फा कार्बन, 4 अल्फा कार्बन मतलब 3 3 6 7 8 10 अल्फा हाइड्रोजन इस साइड से अटैक मारेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इसको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितने बढ़ाएंगे? ये इस जगह पे बढ़ेगी, 10 अल्फा हाइड्रोजन मिलके इस डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी, इन दोनों में से किसी एक पे बढ़ेगी, और इसमें यहाँ पे बढ़ाएगी 4 अल्फा कार्बन। तो आपको पता चल जाएगा कि ए और बी में कहाँ पे अटैक मारेगा इलेक्ट्रोफाइल? बी पे मारेगा, नहीं मानेगा? तो बी पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ज़्यादा होगा। ठीक है भाइयों, बी पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ए, एज कम्पेयर टू ए। ऐसे आ जाओ, इस पे बताओ किस पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ज़्यादा होगा? किस पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ज़्यादा होगा? एक डबल बॉन्ड ये रही,
ये डबल बॉन्ड ये रहा। ए और बी में किस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारना पसंद करेगा? तो देख सकते हैं ए और बी में किस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारना पसंद करेगा। तो ए पे देखो, इस डबल बॉन्ड के अराउंड कितने अल्फा कार्बन है? 4 अल्फा कार्बन है और 2 2 4 2 6 2 8 8 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर। 4 अल्फा कार्बन के पास 8 अल्फा हाइड्रोजन, और इस डबल बॉन्ड के अराउंड 2 अल्फा कार्बन मतलब 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन मिलके इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, या 8 अल्फा हाइड्रोजन मिलके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो ए और बी में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ बढ़ेगी? जहाँ पे अल्फा कार्बन ज़्यादा होंगे, अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो ए और बी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ए बढ़ाएगा एज कम्पेयर टू बी। तो भाइयों ये था कंसेप्ट नंबर 4 जिसको हमने देख लिया रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन के अंदर, कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन में कैसे हाइपर कंजुगेशन रोल कर रहा है, कि रिएक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी। तो भाइयों मैंने बताया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ज़्यादा। तो ऐसे ही हम रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग देखेंगे। बेंजीन रिंग के अंदर हाइपर कंजुगेशन कैसे हेल्प कर रहा है उस चीज़ को देखेंगे। केस नंबर 5 रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग बिल्कुल सिमिलरली अल्कीन की तरह है, बस थोड़ा बहुत फैक्ट अलग है, उस चीज़ को हम देखने जा रहे हैं। देखो भाइयों ये बेंजीन रिंग है, अल्टरनेट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, और ये CH3। तो भाइयों पहले देखो बेंजीन रिंग में हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा। ये डबल बॉन्ड हटेंगे, ये डबल बॉन्ड उठ जाएगा, तो ऐसी 5 रिंग तैयार होगी नहीं होगी। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, इसने अपने हाइड्रोजन दिए, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये अल्टरनेट पोजीशन, ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर, नेगेटिव चार्ज इधर, डबल बॉन्ड इधर। रेजोनेंस हो रहा ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो कुछ ऐसा नेगेटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड CH2 के ऊपर और H के ऊपर पॉजिटिव। ऐसे ही यहाँ पे करो, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएंगे, डबल बॉन्ड इधर जाएगा, तो ऐसे ही एक और रिंग बना दो। ठीक है भाइयों देखो, तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा इस बार, और डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड CH2 और H के ऊपर पॉजिटिव। अब ये डबल बॉन्ड इधर आएंगे, ये इस पे चला जाएगा, तो इस पे ये होगा, और ये CH2 और इसके ऊपर। ठीक है, तो ये केस बनेंगे। तो आप देखो इन सब चीज़ों में देखो, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओ। सबसे पहले लेक्चर में ही सिखा दिया है आपको, रेजोनेंस पढ़ाया था, सब GOC के पहले लेक्चर में ही रेजोनेंस पढ़ाया था, और वहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड करना आपको सिखाए थे। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे भी, और इनकी अलग अलग, मतलब सारी जगह पे डबल बॉन्ड है या नहीं है? बिल्कुल है। और डबल बॉन्ड इधर भी है ना, और ये CH3। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है? ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे। तो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। तो भाइयों देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ बढ़ रही है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन में बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही? तो ये कहानी क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पे है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ बढ़ेगी बेंजीन रिंग पे? ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो ये कहानी किस चीज़ की है? तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे। और हालांकि यहाँ पे ऑर्थो पे ज़्यादा होगा, पैरा पे ज़्यादा होगा, उचित तो हम देखेंगे, पर अभी तो यहाँ पे इतना देखो कि ऑर्थो पे होगा या पैरा पे होगा, तो काम खत्म। ठीक है भाई, तो आ जाओ। ये है और एक अकेला बेंजीन रिंग है, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ए पे होगा, इस बेंजीन रिंग पे होगा, इस बेंजीन रिंग पे होगा। तो बताओ भाइयों, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस पे होगा या इस पे होगा? तो भाई हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बेंजीन रिंग पे पाई इलेक्ट्रॉन है, और पाई इलेक्ट्रॉन मैंने आपको पता ही रखे, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल देखते हैं उनको तुरंत अट्रैक्ट कर उनको स्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो ये तो स्टेबलाइज कर देंगे। यहाँ पे भी तो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल को देख के उनको स्टेबलाइज करने के लिए भागेंगे, पर यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन और इनकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऊपर से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाइपर कंजुगेशन की वजह से और ज़्यादा बढ़ गई, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक मारना ज़्यादा पसंद करेगा ए पे एज कम्पेयर टू बी। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहाँ पे होगा? ए के अंदर या बी के अंदर? सबसे ज़्यादा ए के अंदर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी। तो भाई ये था
इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इन बेंजीन रिंग। अब आ जाओ, कुछ क्वेश्चन और करने वाले हैं, तो हमें बताना भाई इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बेंजीन रिंग पे कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। एक क्वेश्चन ये है, CH3HH और CH3 और एक आखिरी क्वेश्चन ये है CH3। तो बताओ भाई A, B और C और D में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा। A, B, C, D में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहाँ पे होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक पसंद करना ज़्यादा पसंद करेगा ही नहीं करेगा। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सबसे ज़्यादा वहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे एक अल्फा कार्बन, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक। भाइयों ये अल्फा कार्बन नहीं है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच एडिशन पोजीशन। भाई ये अल्फा कार्बन होगा ही नहीं होगा। ये यहाँ पे देख सकते हो अल्फा कार्बन एक मिथाइल ग्रुप और दो हाइड्रोजन, तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा किस पे है, इस पे है। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक सबसे ज़्यादा किस पे होगा, ए पे, देन बी पे, देन सी पे, देन डी पे। तो ये हमारा ऑर्डर आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक का अटैक सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा। तो भाइयों ये जो बेंजीन रिंग पे, यहाँ पे भी 2 केस हम डिस्कस करेंगे, साइट सिलेक्टिविटी ऑफ बेंजीन और दूसरा क्या है, साइट सिलेक्टिविटी ऑफ बेंजीन हमने देख लिया कहाँ पे होगा, ऑर्थो और पोजीशन और पैरा पोजीशन पे होगा, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कहानी होगी। और दूसरी कहानी क्या है, जब अल्फा हाइड्रोजन इक्वल आ जाए तो हमें 2 फैक्टर यहाँ पे भी डिस्कस करना पड़ेगा। पहला क्या है, चार्ज फैक्टर, और दूसरा क्या है, स्टेरिक फैक्टर। आ जाओ भाइयों देखते हैं कि कब जरूरत पड़ेगी। एक क्वेश्चन ये रहा, CH3 ठीक है भाइयों, और एक क्वेश्चन ये रहा CH3 और एक क्वेश्चन ये रहा आपके पास CH3। तो बताओ भाई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, ए, बी और सी में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा। तो भाइयों देख सकते हैं इस डबल बॉन्ड के अराउंड ये अल्फा कार्बन, इसके पास ये अल्फा, इसके पास ये अल्फा। देख सकते हैं ना भाइयों। तो देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्या आगे, इक्वल आगे। तो पहला केस उठाओ, चार्ज फैक्टर। क्या, चार्ज फैक्टर। पहला केस क्या उठाना है भाइयों, चार्ज फैक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के हिसाब से, और ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, ये माइनस चार्ज भी है, यहाँ माइनस चार्ज है और इधर भी माइनस चार्ज है और इधर माइनस चार्ज है और इधर माइनस चार्ज है और इधर माइनस चार्ज है। तो बताओ भाई ए और बी और सी में अल्फा हाइड्रोजन जब इक्वल हो जाएंगे तो 2 फैक्टर डिस्कस करेंगे। पहला है चार्ज फैक्टर और दूसरा है दूसरा क्या है, स्टेरिक फैक्टर। तो चार्ज फैक्टर के हिसाब से देखो, यहाँ पे देखो ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड देखो यहाँ पे स्टेबल होगा ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं देख सकते, तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर सबसे ज़्यादा स्टेबल बी होगा ही नहीं, बी होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड यहाँ बनाएगा तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड इनको परेशान नहीं करेगा। तो बी के अंदर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ए और सी में, बी के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी एज कम्पेयर टू ए और सी में। चार्ज फैक्टर से बी सबसे ज़्यादा जीता, चार्ज फैक्टर से बी जीत गया। और स्टेरिक फैक्टर से कौन जीतेगा, यहाँ पे
रिपल्सन ज़्यादा होगी और यहाँ पे रिपल्सन कम होगी, यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगी, यहाँ पे रिपल्सन कम होगी, तो कौन जीतेगा? ये जीतेगा, ये जीतेगा, देन सी देन ए। तो ये क्या है हमारी स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ बेंजीन रिंग, मतलब रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग, कहाँ पे रिएक्टिव ज़्यादा, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है भाई, तो हमने देख लिया बी ज़्यादा स्टेबल है, देन सी ज़्यादा, देन ए ज़्यादा, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वैल्यू क्या हो जाएगी? ए देन सी देन बी। ठीक है मतलब, ठीक है भाइयों, तो ये था हमारा रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग और हमने ये क्लियर कर दिया, और इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और चार्ज फैक्टर को डिस्कस कर लिया। एक आखिरी चीज़ जो हमें कंसेप्ट पढ़ना है वो केस नंबर, ये केस तो सारे क्लियर हो गए, और हमें पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कंजुगेशन, स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कंजुगेशन। आ जाओ भाइयों, स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कंजुगेशन में देखो, जो स्ट्रेंथ है हाइपर कंजुगेशन की, जो स्ट्रेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कंजुगेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके भाइयों? बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो हाइपर कंजुगेशन की जो स्ट्रेंथ है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और एक चीज़ और याद रखो, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के भाइयों, बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। तो दो चीज़ याद रखना, हाइपर कंजुगेशन की जो स्ट्रेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई, हाइपर कंजुगेशन की जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ लो होगा तो हाइपर कंजुगेशन की जो स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा हाई होगी। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो इस चीज़ का थोड़ा याद रखना, दो कंसेप्ट याद रखने हैं, अभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आ जाओ भाइयों, देखो सी और एच, सी और डी और सी और टी, ए बी सी। तो भाइयों देखो, जो लाइटर एलिमेंट होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? जो लाइटर एलिमेंट होते हैं वो आसानी से स्ट्रेच्ड हो जाते हैं, तो उनकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा हाई होगी। तो सबसे लाइटर एलिमेंट H है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, हाइड्रोजन सबसे लाइटर एलिमेंट है, देन ड्यूटोरियम, देन ट्रीशियम, है ना। हाइड्रोजन, ड्यूटोरियम, ट्रीशियम में सबसे लाइटर एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेच होगा, और स्ट्रेच होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है? ए की, देन बी की, देन सी की। तो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ देखो भाई, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखो क्या होगा? ए सबसे ज़्यादा, देन बी सबसे ज़्यादा, देन सी। यस या नो? ए देन बी देन सी। तो भाइयों बॉन्ड लेंथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो भाइयों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा है, जो सबसे ज़्यादा, जिसकी सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उसकी सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो ऑब्वियस ही बात है, सबसे कम किसकी होगी? सबसे ज़्यादा जिसकी है, तो सी देन बी देन ए। ये क्या हो गया? बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर हो गया। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर ये है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कंजुगेशन क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कंजुगेशन, स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कंजुगेशन क्या हो जाएगा भाइयों? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ सी की सबसे ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कंजुगेशन सबसे कम होगी सी की। तो सबसे कम किसकी है? सी की, देन बी की, देन ए की। तो ये हमारी क्या आ गई? स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कंजुगेशन, स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी? हाइपर कंजुगेशन की। हाइपर कंजुगेशन की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी? CH की, कार्बन हाइड्रोजन की, स्ट्रेंथ कार्बन ड्यूटोरियम की, देन कार्बन ट्रीशियम की। तो ये था हमारा ऑर्डर। ठीक है भैया, स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कंजुगेशन क्लियर है? तो भाइयों बताओ, हाइपर कंजुगेशन की स्ट्रेंथ इसमें बताओ किसकी सबसे ज़्यादा होगी? हाइपर कंजुगेशन की स्ट्रेंथ किस में सबसे ज़्यादा होगी? हाइपर कंजुगेशन की स्ट्रेंथ किस में सबसे ज़्यादा होगी? ए में, बी में या सी में? CD3 और एक आखिरी है CT3। तो भाइयों अभी हमने बताया लाइटर एलिमेंट की, तो CH का सबसे अच्छा, देन CD, देन CT। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी आती थी? CH, देन CD, देन CT। तो
कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ हाइपर कंजुगेशन की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, देन इसकी, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा ए देन बी देन सी। तो भाई एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, जो मीजोमेरिक इफेक्ट है, मीजोमेरिक इफेक्ट, इस चीज़ को याद रखना भाइयों, वो ज़्यादा स्टेबल होता है हाइपर कंजुगेशन से, और हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा लेस स्टेबल होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये ऑर्डर है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का ऑर्डर है सबसे ज़्यादा मीजोमेरिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव। तो इस चीज़ को याद रखना। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। कल के लेक्चर में हम एरोमेटिसिटी को डील करेंगे भाइयों। यहाँ पे हमने हाइपर कंजुगेशन को बिल्कुल अच्छी तरह डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर को बिल्कुल कीप आराम से पढ़ना, कीप लर्निंग, बिल्कुल प्यार से देखना। और भाइयों कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम एरोमेटिसिटी को डील करने वाले हैं, और एरोमेटिसिटी के भी कई सारे पार्ट्स आएंगे, 2-3 पार्ट्स आएंगे। एरोमेटिसिटी में हम पहले लेक्चर में देखने वाले हैं हक्कल रूल, हक्कल बाबा हमें क्या क्या बातें बताने वाले हैं, फिर हक्कल रूल को हम डीप स्टडी करने वाले हैं। तो भाइयों, जिन भाइयों के ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नोट कर लो भाइयों।